हेलो फ्रेंड्स, बीआरबीएल की कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज लिमिट फॉर डिस्ट्रिक्ट नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो यहाँ पे जो है लिमिट हमसे पूछी गई है कि क्या क्या लिमिट है डिस्ट्रिक्ट का। ये आपका सेकंड रहेगा स्टेट का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और नेशनल जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसका लिमिट क्या क्या होता है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे और फिर स्टेट और नेशनल का भी यहाँ पे दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है काम करता है और ये इंटरटेन करता है उन कंप्लेंट्स को वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सिड 50 लाख रुपीज एंड प्रोवाइड रिड्रेसल। तो जो वैल्यूज है गुड्स और सर्विसेज की वो वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 50 लाख तक की जो वैल्यू है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंडर आ जाएंगी। सेकेंड आता हमारा स्टेट कंज्यूमर। तो स्टेट कंज्यूमर में जो है लिमिट कितना दिया गया है। इट इज सेट टू यूजुअली एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशंस एक्सीड्स रुपीज 50 लाख रुपीज बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। तो 50 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ तक का जो लिमिट होगा, अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज ली है और उसका प्राइस 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में रहेगा तो वो हमारा स्टेट कंज्यूमर जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उनके कंट्रोल में आएगा और फिर वही जो है इसका रिड्रेसल ये सब उसमें करेंगे। और ये जो आपका स्टेट वाला होता है ना, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट वाले ने कोई फैसला सुनाया, आप उस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर वाले के फैसले से खुश नहीं है तो आप अपील करना चाहते हैं आगे, तो अपीलेंट अथॉरिटी के तौर पे भी काम करता है। किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के लिए। तो स्टेट कंज्यूमर जो कमीशन है उसके दो काम है। एक तो जो गुड्स और सर्विसेज है उसका जो प्राइस है वो 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में रहना चाहिए। और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है उसके अगर कस्टमर्स को कोई क्वेरी है, वो अपील करना चाहता है, वो डिस्ट्रिक्ट वाले के फैसले से खुश नहीं है, तो वो स्टेट कमीशन में जाके जो है अपील भी कर सकता है। ये अपीलेंट अथॉरिटी के तौर पे काम करता है फॉर डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तीसरा और आपका लास्ट आता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये जो है सेक्शन 53 में इसको बताया गया है और ये इंटरटेन करता है कंप्लेंट बियॉन्ड 2 करोड़ रुपीज। तो 2 करोड़ से ज्यादा के जो भी केसेस हैं, तो 2 करोड़ से ज्यादा के जो केसेस है उसको नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है कवर करेगा। इट एक्ट एज अपीलेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ डिसीजंस बाय स्टेट कमीशन। तो जो स्टेट कमीशन है इसके कस्टमर्स को अगर कोई अपील करनी है तो नेशनल कंज्यूमर वाले के पास वो जो है अपील भी कर सकते हैं। अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन बाय नेशनल। अब मान लीजिए नेशनल वाले के खिलाफ किसी को अपील करनी है, तब क्या होगा? तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही आप जा सकते हैं अपील पर्पज के लिए। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन हमने किया है, यहाँ पे हमें लिमिट दी गई है। तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल कंज्यूमर की लिमिट दी गई है। डिस्ट्रिक्ट वाले जो है 50 लाख तक का जो है अपने गुड्स या सर्विसेज ली है जिसकी वैल्यू 50 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट के अंडर आएगी। 50 लाख से ज्यादा 2 करोड़ तक अगर वैल्यू है तो वो स्टेट के अंडर आएगी। और अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा है तो वो हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंडर आएगा। और अगर आप जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई फैसला सुनाया और आप उस फैसले से खुश नहीं है, आप उनके खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो स्टेट कमीशन में जाकर आप अपील कर सकते हैं। नेशनल का भी ऐसे ही, अगर आप स्टेट वाले के फैसले से खुश नहीं है तो आप नेशनल कमीशन पे जाके अपील कर सकते हैं। अगर आप नेशनल वाले से खुश नहीं है, नेशनल कमीशन के फैसले से हम खुश नहीं है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाके जो है अपील करनी होगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकते हैं कि इसमें जो है लिमिट कितना कितना दिया गया। और आजकल आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं। आजकल मैंने सिंपल एमसीक्यूज इसलिए नहीं कराई क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस है, आपका एक क्वेश्चन रहता है फिर उसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं जैसे A B C D। ठीक है, और आपके ऑप्शंस रहेंगे कि ओनली ए एंड बी। तो 80% तक के जो क्वेश्चन है आजकल इसी तरह से आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो टॉपिक है उसके बारे में पूरा मालूम होना चाहिए। अब मैं अगर आपको 1 नंबर का सिर्फ एमसीक्यू और क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी तो उससे आपको ज्यादा जो कंटेंट है उस टॉपिक के बारे में ज्यादा कवर नहीं हो पाएगा। तो फिर आपका इस तरीके का जो क्वेश्चन बन रहा है ओनली ए इज ट्रू A B C, तो उस तरह से जो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जितना डिटेल वाला क्वेश्चन आंसर है हम उस तरह से जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं अपने एमसीक्यूज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज क्या है? तो बिल्कुल पहले हम मॉर्टगेज की बात करते हैं। मॉर्टगेज क्या होता है? तो मॉर्टगेज जो है बैंक जो अपना चार्ज क्रिएट करता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जो चीज यहाँ से वहां मूव नहीं कर सकती उसको बोला जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बैंकों का जो चार्ज क्रिएट होता है उसको बोला जाता है मॉर्टगेज। और अगर मान लीजिए बैंक मूवेबल प्रॉपर्टी पे जो चीजें यहाँ से वहां मूव कर सकती है जैसे आपकी कार,
ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों पे अगर बैंक अपना चार्ज क्रिएट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइपोथिकेशन। यही सबसे बड़ा डिफरेंस आपका हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज में। मॉर्गेज में बैंक का चार्ज क्रिएट होता है और हाइपोथिकेशन में भी ऐसा ही होता है, बट फर्क इतना है उस प्रॉपर्टी में। मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी है, जो चीज़ है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, जैसे आपकी ज़मीन मकान, वो आपका मॉर्गेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हाइपोथिकेशन, जैसे आपकी कार या कोई और चीज़ जो यहाँ से वहाँ जो है मूव कर सकती हो, तो उस केस में जो है आपका हाइपोथिकेशन का टर्म इस्तेमाल किया जाएगा। तो सिंपल मॉर्गेज क्या है, सेक्शन 58 बी ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बोला है कि सिंपल मॉर्गेज का मतलब क्या है कि बैंक जो है अपना चार्ज क्रिएट करेगा, और अगर इन केस जो है मतलब कस्टमर ने बैंक से लोन लिया और बैंक अपना जो है सिंपल मॉर्गेज के तहत अपना उस पर चार्ज क्रिएट करेगा। और अगर मान लीजिए इन द इवेंट ऑफ फेलिंग टू पे अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तो जब भी बैंक ने कस्टमर को लोन दिया तो बैंक और कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि इतने का लोन है, इतना इंटरेस्ट है और हर महीने मैं ईएमआई पे करूंगा। ठीक है, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर और बैंक के बीच में बन जाता है। अगर कस्टमर फेल होता है अपना अमाउंट पे करने से, अपना अमाउंट नहीं पे करता, तो जो मॉर्गेजी किसको बोला गया, बैंक को। जो क्रेडिटर है उसको मॉर्गेजी बोला गया। तो अगर मॉर्गेजी है जो बैंक है, उसके पास पूरा राइट है टू कॉज द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड एंड प्रोसीड्स ऑफ द सेल टू बी अप्लाइड। तो मॉर्गेजी यानी बैंक के पास पूरा राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है और उसको बेच के जो पैसे मिलेंगे उस पैसे को वो इस्तेमाल कर सकता है अपने लोन की रिकवरी में। तो सिंपल मॉर्गेज बिल्कुल सिंपल टाइप का मॉर्गेज है। और यहाँ पे जो है कस्टमर और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि मैं इतना लोन दे रहा हूँ तो कस्टमर को इतना ईएमआई पे करना होगा। और अगर इन केस कस्टमर फेल होता है, लोन नहीं पे करता, तो मॉर्टगेज यानी बैंक के पास पूरा राइट है कि प्रॉपर्टी को बेच के जो अपने पैसे की रिकवरी कस्टमर से कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। तो कंडीशनल सेल वाला मॉर्टगेज क्या होता है, जो मॉर्टगेजर है मतलब जो कस्टमर है, ही सेल्स द प्रॉपर्टी ऑन द कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ payment of mortgage money on certain date the property shall become absolute on condition that payment made बिकम वाइड ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर ने, जो हमारा मॉर्टगेजर है, उसने प्रॉपर्टी सेल की है। ठीक है, और किस कंडीशन पे सेल की है कि जब मैं आपको सारा का सारा पैसा वापस कर दूंगा तो आप मुझे मेरा पैसा, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे आप उसको वापस कर देना। इस कंडीशन पे जो है सेल की गई है कि अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है कौन, मॉर्टगेजर, तो वो जो पैसा है वो उसको वापस मिल जाएगा, या उसने जो सेल की है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। एब्सोल्यूट का मतलब रियल में जो है प्रॉपर्टी फाइनली जो है बैंक के नाम पे ये हो जाएगी। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन से जो है प्रॉपर्टी सेल होगी। किसी कंडीशन में ये लिखा हो सकता है कि इन केस अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सेल की है तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी कि फाइनली जो बैंक की प्रॉपर्टी हो जाएगी क्योंकि कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। या किसी केस में वो वॉइड भी हो सकती है। वॉइड मतलब कस्टमर ने प्रॉपर्टी तो सेल कर दी है, मतलब बैंक को दी है, लेकिन वो कंडीशनल सेल है। कंडीशन का मतलब एक कंडीशन जो है मेंशन रहेगा। तो सेकंड वाला कंडीशन ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, ठीक है, पैसा चला गया बैंक के पास, अब कस्टमर ने पेमेंट कर दी है, तो वो जो सेल है वो वॉइड बन जाएगी। मतलब अगर कस्टमर ने बैंक को पैसा दे दिया मान लीजिए, ठीक है, और बैंक के पास क्या है, पैसा आ गया, सॉरी प्रॉपर्टी आ गई मान लीजिए, ठीक है, कस्टमर ने प्रॉपर्टी बैंक के नाम पे कर दी है, तो अगर कस्टमर ने सारा लोन रिपे कर दिया बैंक को, तो उस केस में जो सेल की है वो सेल क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। मतलब अब वो न्यूट्रल होगी क्योंकि पेमेंट जा चुका है। तो मतलब डिपेंड करेगा कि क्या हुआ है। किसी केस में कस्टमर डिफॉल्ट कर सकता है, किसी केस में कस्टमर पूरा पैसा पे कर सकता है, तो उसी हिसाब से जो है कंडीशन लागू होगी। तो दो कंडीशंस की यहाँ पे बात की गई है। एक कंडीशन है कि कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, तो वो जो सेल हमने बोला था कंडीशनल सेल वो काम कर जाएगी, और वो जो सेल है वो एब्सोल्यूट सेल बन जाएगी। मतलब ये सेल एक रियल सेल है, अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर डिफॉल्ट कर गया। दूसरे केस में अगर मान लीजिए कस्टमर ने पूरा पैसा रिपे कर दिया, तो उस केस में वो जो सेल हमने लगाई थी ना कंडीशनल सेल, वो वाइड हो जाएगी। मतलब वो वेस्ट है, वो किसी काम की नहीं है, यानी हमने सेल किया ही नहीं है। तीसरा, ऑन कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर शैल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर। या कोई और भी कंडीशन हो सकती है कि इस कंडीशन में जो है प्रॉपर्टी कस्टमर जो है सेलर को ट्रांसफर करेगा। कोई भी जो है कंडीशन उसके तहत ये वाली मॉर्गेज की जाती है। तो कंडीशनल सेल में एक कंडीशन बना दी जाएगी कि ये अगर ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा। अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो प्रॉपर्टी की जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। अगर मैंने पूरा पैसा पे कर दिया आपको, तो ये जो हमने सेल की है कंडीशनल सेल, ये वॉइड हो जाएगी। मतलब ये वेस्ट है, मतलब ये न्यूट्रल है, इसको ये वैलिड ही नहीं है, ये इनवैलिड हो जाएगी। कब? जब कस्टमर जो है पूरा पैसा बैंक को पे कर देगा। नेक्स्ट है व्हाट इज यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज। ये किस टाइप का मॉर्टगेज होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज है, यहाँ पे क्या होगा कि मॉर्टगेजर डिलीवर पोजेशंस और एक्सप्रेसली और इम्पेटली, तो इसमें जो है जो मॉर्टगेजर है उसने बोला है कि जो मॉर्टगेजी है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रेंट मिलेगा या किसी और सोर्स से जो है पैसा मिल रहा है, और उस रेंट से जो है कस्टमर अपनी ईएमआई पे कर रहा है, तो उस तरह की जो आपकी मॉर्टगेज है उसको यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज जो है बोला जाता है। एंड
and authorize him to retain such possession until payment of mortgage money and to receive the rent and profit accrued from the property and any part of rendered profit। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका यूसुफरक्चरी मॉर्गेज है, इसमें कस्टमर ने जो है जो प्रॉपर्टी ली है बैंक से लोन लेके, वो प्रॉपर्टी उसने उसको जो है मॉर्टगेजी को दे दी है, मतलब बैंक को ही दे दी है प्रॉपर्टी, और बोला है कि इससे जो रेंट आएगा या इस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट आएगा वहां से आप अपना पैसा जो है अपनी ईएमआई को रिकवर कर लेना। ठीक है, तो वो हमारा यूसेज स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कस्टमर अपनी पॉकेट से कुछ नहीं पे करेगा, इसमें जो प्रॉपर्टी है उसके रेंट से या प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट से जो है ईएमआई पे किया जा रहा है, उस तरह के मॉर्टगेज को बोला जाता है यूसुफ फ्रक्चरी मॉर्टगेज। नेक्स्ट व्हाट इज इंग्लिश मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज क्या होता है, व्हेन द मॉर्टगेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रिपे द मॉर्टगेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट एंड ट्रांसफर द मॉर्टगेज प्रॉपर्ली एब्सोल्युटली। तो देखिए, इससे पहले एक हमने कंडीशनल सेल वाला पढ़ा था ना, कंडीशनल सेल, तो वहाँ पे कंडीशन था, दो तीन कंडीशंस थी कि अगर मैं डिफॉल्ट कर गया तो प्रॉपर्टी की जो सेल है वो एब्सोल्यूट बन जाएगी, अगर मैंने पूरा पैसा पे कर दिया तो ये जो हमने कंडीशनल सेल की है ये इनवैलिड हो जाएगी या वाइड हो जाएगी। ठीक है, उस तरह की कंडीशनल सेल वाला हमने देखा था। अब इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या हो रहा है, इसमें रियल में सेल हो रही है, एब्सोल्यूट सेल हो रही है, यानी जो बायर है वो प्रॉपर्टी सेलर को बेच रहा है, मतलब इसमें जो मॉर्टगेजर है वो सच में प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी को दे रहा है, सेल कर रहा है। इस कंडीशन मतलब बाद में वो जो मॉर्टगेजी है वो उसको प्रॉपर्टी रीट्रांसफर करेगा, कब, जब सारा पैसा जितने की बात हुई इंटरेस्ट या लोन का जो भी पैसा था वो पूरा का पूरा पैसा वापस हो जाएगा, तो इस ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश मॉर्टगेज। तो ज्यादा ये चलन में नहीं है, बैंकों में आपने इस तरह के बारे में नहीं सुना होगा, बट इस तरह के टर्म्स जो है फॉरेन में कई कंट्रीज में जो है ये इंग्लिश मॉर्टगेज का कंसेप्ट काम करता है, तो इसीलिए हम इसको जो है थ्योरी में पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश मॉर्टगेज में एक्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ पे भी सेल होती है, बट वो कंडीशनल सेल नहीं है, यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल होती है, मतलब सच में जो है मॉर्टगेजर प्रॉपर्टी को मॉर्टगेजी को दे देता है, और जब पूरा पैसा लोन का पूरा वो रिपे कर देता है तो मॉर्टगेजी क्या करता है, वो प्रॉपर्टी वापस से रिट्रांसफर कर देता है मॉर्टगेजर को, तो उस वाले जो है मॉर्टगेज को हम बोलते हैं इंग्लिश मॉर्टगेज। ठीक है, तो यही हो गया हमारा इंग्लिश मॉर्टगेज। नेक्स्ट है व्हाट इज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड इक्विटेबल मॉर्गेज। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपने बैंकों में जो देखा होगा, ज्यादातर यही वाला मॉर्गेज किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर के जो मेन घर के जो कागज है, जो टाइटल डीड्स है, इक्विटेबल जो है मॉर्गेज, इसमें क्या होता है कि कस्टमर के जो घर के कागज है वो बैंक के वो अपनी कस्टडी में देता है, बैंक कस्टमर के घर के कागज को अपने पास रखता है और रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके बैंक के नाम पे जो है चार्ज क्रिएट करता है। तो उसका पर्पस क्या है, यही पर्पस है कि वो कस्टमर प्रॉपर्टी को कहीं जो है कहीं और उसको बेच ना सके, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है कस्टमर अपना चार्ज क्रिएट करता है, अपने प्रॉपर्टी के कागज के लिए अपना चार्ज क्रिएट करता है, बैंक के नाम पे जो है चार्ज लगाता है, तो उस वाले मॉर्टगेज को बोलते हैं मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। तो आपने देखा होगा अगर आपने लोन सेक्शन में काम किया तो कस्टमर के घर के जो ओरिजिनल कागज कागज होते हैं, उसकी जो टाइटल डीड्स, वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको बैंक अपनी कस्टडी में रखता है। ठीक है, लोन डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको रखता है, तो वो यही वाली मॉर्टगेज के तहत बैंक ऐसा करता है। सेक्शन 58F जो मॉर्गेज का सेक्शन है, तो वहाँ पे इसके बारे में बात की गई है, और यहाँ पे किसी भी, जैसे वो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, किसी भी स्टेट में है, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से ये वाला मॉर्गेज काम करता है, और उसके जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मॉर्गेज अपनी कस्टडी में रखता है, उसको बोलते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज पेमेंट ऑफ फी फॉर आरटीआई। तो आरटीआई के लिए कितना पैसा पे करना होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक लास्ट एक और टाइप का मॉर्गेज होता है एनामलस मॉर्गेज बोलते हैं उसको। तो जितने भी टाइप के हमने मॉर्गेज पढ़े आपके, कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्गेज, तो इनको छोड़ के अगर कोई और मॉर्गेज होगा तो उसको एनामलस मॉर्गेज का नाम दिया जाता है। चलिए, मॉर्गेज टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है कितना फी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो पेमेंट फॉर फी जो है राइट, जो आपका ये राइट टू एक्ट इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था, ये आया था 2005 में। ठीक है, 2005 में आरटीआई आपका आया था, और इसके तहत जो है मतलब ये काफ़ी यूजफुल और काफ़ी अच्छा, मतलब मानते हैं बहुत अच्छा है, जिसके तहत आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, मतलब इसके तहत आपको राइट दिया जाता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है अवेल कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, पब्लिक डिपार्टमेंट से आप जो है एप्लीकेशन डाल सकते हैं आरटीआई के साथ, और उस डिपार्टमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनको वो आपको इन्फॉर्मेशन देने ही होगी, अदरवाइज उनको पेनल्टी या बहुत सारे जो है उसमें प्रोविजंस बनाए गए हैं कि क्या होगा इन केस अगर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। बट आरटीआई ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, बहुत सी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट है, तो वो सब चीज़ें जो जिससे किसी के बिजनेस को इम्पैक्ट होगा, तो उस तरह की चीज़ें हम आरटीआई के तहत नहीं मांग सकते। ठीक है, उसके तहत हम इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए नहीं बोल सकते। अब जैसे कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए मैगी है,
मैगी का मसाला बहुत फेमस है, तो आप कोई आरटीआई में ऐसे फाइल नहीं कर सकते कि मैगी मसाला के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं हमें बताइए, ऐसा करके आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो मैगी है उसकी इतनी ज़्यादा सेल्स इसीलिए हो रही है क्योंकि उसके मसाले में कुछ है। अब उसके मसाले में क्या है, वो उसका एक तरह से ट्रेड आप सोच सकते हैं कि ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, किसका, इस मैगी का। तो वो अपने इस बिजनेस की पॉजिटिव पॉइंट को, जिसकी वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे है, तो उसको अगर आपने उसने सबसे शेयर कर दे, तो बाकी लोग भी उसी तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके अपना इस तरह का मसाला बना के नूडल्स ये सब बेचेंगे, तो मैगी की तो सेल्स बहुत डाउन हो जाएगी। तो मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आरटीआई के तहत नहीं मांग सकते, जिससे किसी कंपनी का कोई ट्रेड सीक्रेट हो, कोई बिजनेस सीक्रेट हो, इस तरह की चीज़ें हम ना शेयर करने को नहीं बोल सकते। अदरवाइज बाकी इन्फॉर्मेशन जो कि शेयर की जा सकती है, वो सब इसके तहत हम जो है पब्लिक डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो इसमें फीस कितना लगता है, इसमें 10 रुपये आपको पे करने होते हैं, ठीक है। तो आप कैश में भी पे कर सकते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक जो है, या इंडियन पोस्टल ऑर्डर से भी जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो यही आपके फीस की बात यहाँ पे की गई थी। If information sought has to be supplied by a third party is treated as confidential by third party, the PIO should give written notice within the 5 days। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है पीआईओ को, ठीक है, और उसको पता लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, तो इस डिपार्टमेंट को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके डिपार्टमेंट की नहीं है, तो उनको क्या करना है, जो थर्ड पार्टी है उनको उसको फॉरवर्ड करना होगा 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और चाहे तो बाद में कोई रिप्रेजेंटेटिव ये सब भी जो है वो अपना रख सकता है। तो इसमें जो आरटीआई है उसमें बोला गया कि जैसे आपने मान लीजिए किसी पब्लिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ आपने लिखा, लेकिन पता लगा कि वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन, मतलब हर डिपार्टमेंट में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रहता है पीआईओ, जो कि इस मैटर को देखता है। तो वहाँ के पीआईओ को पता लगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो मांग रहा है कस्टमर या कोई भी पर्सन, तो ये तो हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, ये किसी थर्ड डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। तो उनका काम है कि 5 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन उस थर्ड डिपार्टमेंट को सेंड करना चाहिए। कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो फीस के ऊपर जो कि 10 रुपये है, दूसरा टाइम को लेके कि अगर इन्फॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट की नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे। अगर हमारे डिपार्टमेंट की नहीं है तो ऐसा नहीं हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हमें चुप नहीं बैठना। हमें क्या करना होगा कि जिस डिपार्टमेंट की है उस डिपार्टमेंट को हमें 5 दिन के अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी चाहिए, ठीक है। तो यही इसमें बोला गया। नेक्स्ट है व्हाट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गए, एक है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस और सेकंड है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी देखते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस उसको बोलेंगे जब कोई एक असेट जो है क्रिएट होगा, या तो आपका असेट्स, या मतलब देयर इज डिक्रीज इन असेट्स और लाइबिलिटीज आउटसाइड इंडिया। तो कैपिटल अकाउंट और जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस है, ये जनरली कब इस्तेमाल करते हैं, जब इंडिया से बाहर अगर आप कोई डील कर रहे हैं। तो मान लीजिए इंडिया से बाहर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई असेट जुड़ गया, या कोई प्रॉपर्टी बेच दी, असेट आपने बेच दिया, ठीक है, या कोई लाइबिलिटी आपने बना ली। तो उस केस में जो बड़े बड़े अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन होता है, उसी को जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। आप लोग अपने घर के हिसाब से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग क्या, आपने टीवी खरीदा, टीवी की कीमत है मान लीजिए 30,000 रुपये। आपने एक फ्रिज लिया, मान लीजिए उसकी कीमत है 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो आप बड़ा बड़ा एक सामान जोड़ रहे हैं, कोई आप असेट जोड़ रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना चीज हम जोड़ रहे हैं, तो उसमें जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये बस समझाने के लिए, ये रियल में नहीं है। कैपिटल और करंट अकाउंट का कंसेप्ट तभी आता है जब इंडिया और इंडिया से बाहर कोई डील होती है, इंडिया से बाहर आपने कोई असेट बना ली, कोई प्रॉपर्टी जोड़ ली, तभी जो है कैपिटल अकाउंट का जो और करंट अकाउंट का जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं बस समझाने के लिए बोल रही हूँ कि घर में आपने टीवी, फ्रिज, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को कैपिटल नहीं बोला जाएगा। बट ये समझाने का एक तरीका है जिससे आप समझ सके कि एग्जैक्टली कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लेकिन आपने क्या किया, अपने घर के, आपने ग्रोसरी का सामान खरीदा, आपने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, अपना मोबाइल बिल पे किया, अगर मान लीजिए वाटर बिल आ रहा है तो वो आपने पे किया। तो जो डेली की मतलब मंथली की जो आपकी रिकरिंग पेमेंट है, जो बार बार आपको रिपीट होती है, तो उस तरह की ट्रांजेक्शन को करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। जैसे टीवी आपने एक बार लिया, तो ऐसा नहीं कि आप हर महीने एक टीवी खरीद रहे हैं, हर महीने एक फ्रिज खरीद रहे हैं, हर महीने वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, हर महीने एसी, ये सब आप हर महीने नहीं करते। तो जो चीज़ें बहुत हम कम करते हैं और जिसका अमाउंट जो है अच्छा खासा होता है, टीवी आपने लिया 30,000 का, तो अच्छा खासा अमाउंट आपको पे करना होगा। प्लस आप उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम होगी, एक बार, 2 बार, 3 बार, मतलब बहुत रेयर केस में जो उसकी फ्रिक्वेंसीज होंगी, तो उस वाली ट्रांजेक्शन को हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो अगर घर में आप लोग टीवी लेके आ रहे हैं, साल में एक बार आपको टीवी लिया है मान लीजिए, या कभी फ्रिज आपने खरीद लिया, तो उस वाली ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। लेकिन आप हर महीने अपना ग्रोसरी का सामान खरीद रहे हैं, हर महीने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अपना मोबाइल का रिचार्ज आप कर रहे हैं, अपना गैस सिलेंडर सिलेंडर आप पे कर रहे हैं, सिलेंडर 1100 1200 का जितना भी है, तो आप जो पे कर रहे हैं हर महीने, जो आपके खर्चे हो रहे हैं, उन खर्चों को करंट अकाउंट। तो बिल्कुल अब कैपिटल अकाउंट को आप इसी तरह से सोचिए कि आप इंडिया से बाहर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंडिया से बाहर मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो जो आप पैसा देंगे तो उस ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट बोला जाएगा। इंडिया से बाहर कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो इससे आपके जो असेट्स है उसमें चेंज आता है, या तो वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो उस तरह की ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं।
करंट अकाउंट मतलब जिससे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन। तो कैपिटल अकाउंट के अलावा आप कोई और ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो आपकी करंट अकाउंट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप कोई बाहर जा रहे हैं, बाहर से आपने कोई लोन लिया है, तो उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, बाहर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी तो वहां से आपको इनकम हो रही है। और आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस या चिल्ड्रन जो है बाहर स्टडी कर रहे हैं या किसी पर्पस के लिए बाहर वो रह रहे हैं, और आप उनके रेमिटेंस कर रहे हैं, आप उनको पैसा भेज रहे हो, उनके रहने का खर्चा, लिविंग एक्सपेंस आप उनको दे रहे हैं, तो वो भी जो हमारा करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। तो ये सारी हमारी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की लिस्ट इसमें हो गई। नेक्स्ट अब ये वही आपका क्वेश्चन आ गया एनामलिस मॉर्गेज का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 58G में इसको रेफर किया गया। जो मॉर्गेज आपका सिंपल कंडीशन सेल यूजफ्रक्चरी इंग्लिश और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स उसमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर भी कोई मॉर्गेज अगर क्रिएट होगा तो उसका नाम एनामलिस मॉर्गेज जो है होगा। व्हाट इज असाइनमेंट? असाइनमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है by which a person called the assigner prefers to transfer rights or benefit to another person called assignee। तो इसमें दो पार्टीज होगी, असाइनमेंट में दो पार्टीज होगी, एक होगा आपका असाइनर और दूसरा होगा असाइनी। असाइनर, असाइनर कौन होगा? जो असाइन करेगा, जो अपने राइट्स किसी दूसरे को भेजेगा, जो अपने राइट्स को ट्रांसफर कर रहा है, वो अपने राइट को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, तो दूसरे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? असाइनी बोलेंगे। हाउएवर देयर कैन बी नो ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी बर्डन और एनी डिटरमिनेंट्स विदाउट द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है? प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनता है और उसके तहत असाइनर्स अपने राइट जो है असाइनी को ट्रांसफर करता है, उसी को हम बोलते हैं असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज राइट टू सेट ऑफ? सेट ऑफ क्या राइट होता है? इट इज अ राइट ऑफ डेटर। डेटर कौन होता है? ये इट इज अ राइट ऑफ डेटर टू टेक into account a debt owing to him by creditors when claiming a debt due from him to the creditors. In case of bankers, the right of set-off enable him to adjust a debit balance in a customer account with any balance outstanding to his credit in the book of bank. In other words, the bank can adjust his claim from the amount that is payable to customer. सेट ऑफ बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लीजिए कस्टमर का कोई लोन है, ठीक है। अब लोन क्या है? उसका हर महीने मान लीजिए 5 तारीख को ईएमआई पे होना होता है। अब कस्टमर ने क्या किया? लोन पे, सॉरी, ईएमआई जो है पे नहीं किया, जिसकी वजह से मान लीजिए 10,000 उसका ईएमआई था, तो 10,000 ओवरड्यू शो कर रहा है। और कस्टमर जो ईएमआई नहीं पे करता तो बैंक उसको मैसेज भेजता है, कॉल करता है, ठीक है, लेटर्स भेजता है। तो दो तीन चीजें की और कस्टमर उसको पे नहीं कर रहा, तो बैंक को तो अपने पैसे की रिकवरी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर बैंक ने देखा कि उस कस्टमर का जो है सेविंग बैंक अकाउंट में 15,000 का बैलेंस है, तो बैंक क्या करेगा कि वो जो 15,000 है उसमें से 10,000 जो है बिना कस्टमर की मर्जी के, मर्जी इन द सेंस जनरली कस्टमर का पैसा हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? कस्टमर का पैसा हम, कस्टमर वाउचर लिख के देगा अपना, डेबिट वाउचर या चेक लिख के देगा अपना, साइन करेगा, तभी हम उसके पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम उसके पैसे को कुछ नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बिना। बट ये जो सेट ऑफ है, इस सेट ऑफ के राइट के तहत बैंक को कोई राइट मिलता है कि बैंक देखेगा कि उसके अकाउंट में 15,000 का बैलेंस है लेकिन वो ईएमआई जो अपनी पे नहीं कर रहा, तो बैंक क्या करेगा? अपना वाउचर बनाएगा, 10,000 रुपये उसके सेविंग बैंक को डेबिट, और जो लोन था उसमें 10,000 रुपये क्रेडिट कर देगा। तो ये जो बैंक ने किया, इसी वाले राइट को बोलते हैं सेट ऑफ। तो सेट ऑफ राइट के तहत बैंक ऐसा कर सकता है। तो अगर बैंक का कोई लोन ड्यू है और कस्टमर पे नहीं कर रहा, यानी जो डेबिट बैलेंस है वो ड्यू है और कस्टमर के किसी और अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक इस वाला जो डेबिट है उसका एडजस्टमेंट कर देगा उस क्रेडिट वाले बैलेंस से उसको पैसा ट्रांसफर करके। तो इसी वाले राइट को बैंकों का बोला जाता है राइट टू सेट ऑफ। अगर आपने कभी एनपीए सेक्शन में काम किया होगा बैंकों में, एनपीए की जो टीम होती है जो कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की टीम होती है बैंकों में, तो उसका यही काम होता है कि देखना कौन सा कस्टमर पैसा पे कर रहा है नहीं कर रहा। तो जनरली कॉल वॉल करने से कस्टमर पे नहीं करते क्योंकि बहुत से विलफुल डिफॉल्टर्स भी होते हैं। तो उनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके अकाउंट में कोई पैसा है उसको आप ट्रांसफर करेंगे, और बाकी जो अगर कुछ उसके बाद कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पैसा नहीं है तो उसके साथ फॉलो जो है अपना करते हैं। पर सेट ऑफ राइट के तहत अगर पैसा है उसके किसी भी अकाउंट में तो उसको आप ट्रांसफर करके जो है लोन के लिए रिपे कर सकते हैं। चलिए इसके साथ ये वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस है 100 के आसपास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है आपको 2 हैंड्स के ऐप में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको इसके पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।